हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 4 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम टीचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर काउंसलिंग की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारे लास्ट मॉड्यूल का लास्ट यूनिट, हम लास्ट ब्लॉक कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हमने पूरे जो काउंसलिंग साइकोलॉजी के टोटल 6 आपके पास मॉड्यूल होते हैं। MPC EZ21, 22, 23 हमने इन सब की वीडियोस कवर कर ली हैं इन सेपरेट प्लेलिस्ट। इसी तरह से हमने हाउ टू मेक प्रोजेक्ट फाइल है, एक है हाउ टू मेक इंटर्नशिप फाइल और एक है हाउ टू मेक प्रैक्टिकल फाइल। तो टोटल 6 जो हैं हमने 6 के 6 का सेपरेट प्लेलिस्ट में आप देखेंगे हमने कवर किए हैं। सिमिलरली फर्स्ट ईयर के जो 7 हैं, 7 के 7 मॉड्यूल्स को भी हमने ऐसे ही कवर किया, आप देखेंगे सेपरेट जो है प्लेलिस्ट में। तो आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है, जहाँ पे आपको कुछ डाउट लगता है, आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका जैसे टाइम मिलता है आपको उसका रिप्लाई करूँगी। तो उसको स्टार्ट करते हैं कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर काउंसलिंग। टीचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर काउंसलिंग का मतलब क्या है कि हमारी लाइफ में हर इंसान को, एवरी पर्सन आज की डेट में हर एक को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी न किसी समय में जो है काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। इवन जो काउंसलर होता है उसको भी अपनी लाइफ में जो हो रही प्रॉब्लम्स होती है, चाहे उसके जॉब से रिलेटेड होती है, चाहे कहीं ना कहीं इमोशनल प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम होती है, कहीं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे को जो है आज की डेट में कि हर एक को जो है, चाहे काउंसलर हो चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, क्लाइंट हो, हर एक को जो अपनी लाइफ में काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ लोग तो काउंसलिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं उससे दूर जाते हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में सोशल टैबू भी है। टैबू का मतलब क्या है कि हम लोग ये मानते हैं कि ये अगर काउंसलर के पास गए, इसको अगर थेरेपी की जरूरत पड़ी, कोई उसको मेजर कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो ये ऐसा नहीं है। क्योंकि ये काउंसलिंग क्या है, एक तरह से हमारी वेल बीइंग के लिए है। हमारे को लाइफ में कहीं छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको स्टार्टिंग में हमारे को एडजस्टमेंट सिखाई जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी भी होता है आज की डेट में। तो अगर देखेंगे तो इसका सिर्फ इंडिया अब्रॉड में तो था ही, ये वेस्टर्न कंट्री में तो ये बहुत ज़्यादा ये प्रचलन में है, लेकिन इंडिया में भी आजकल जो है काउंसलिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी है। तो इसमें क्या है कि एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड नीड्स काउंसलिंग एट सम और डिफरेंट टाइम। सम टाइम जो काउंसलर होता है उसको भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, कहाँ पे चाहे कहीं उसके इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पुअर डिसीजन मेकिंग होती है, पुअर जॉब सेटिस्फेक्शन है, लेस इमोशनल मेच्योरिटी है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हमारे को जरूरत पड़ती है। जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, हमारे को हर जगह जो है। इसलिए क्या होता है कि काउंसलर जो होते हैं वे अपॉइंट किए जाते हैं, और काउंसलिंग के लिए अपॉइंट तो करना ठीक है, ताकि कई लोग जो है उनको, जिनको नहीं पता होता, उनको भी पता चल सके कि काउंसलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा क्या होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आजकल डेट में जो है इट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रेन मोर एंड मोर पर्सनस इन काउंसलिंग। बहुत ज़्यादा आजकल जो ट्रेनिंग, क्योंकि काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसलिए क्या है, इनके लिए बहुत ज़्यादा लोग जो है इसमें उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो उसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन डू नॉट हैव मच टाइम टू गो टू द साइकोलॉजिस्ट और क्योंकि उसमें क्या होता है, कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा ये भी होता है कि उनको प्रॉब्लम तो हो रही होती है, लेकिन वो टाइम ना मिलने के कारण उनको अप्रोच नहीं कर पाते। इसके अलावा एक सोशल टैबू भी है कि अगर हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं या हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो लोग सोचते हैं पता नहीं इसको क्या हुआ होगा। तो उन्हें इसी के बारे में कहा कि कई बार लेकिन हमें काउंसलिंग की जहाँ जरूरत पड़ती है हमारे को उसमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि बिफोर स्टार्ट ऑफ काउंसलिंग को स्टार्ट करने से पहले ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें जो है कंट्रोल करना जरूरी है। फर्स्ट इज़ कल्चर एंड रेस। कल्चर एंड रेस का मतलब कि जो क्लाइंट आते हैं वो डिफरेंट कल्चर से आते हैं, उनके डिफरेंट बैकग्राउंड होते हैं, डिफरेंट उनका जो है बिलीफ सिस्टम होता है। तो काउंसलर को क्या चाहिए कि उस चीज़ को माने, उस चीज़ को जो है उसको ऐसा ना देखे कि भाई एक पर्टिकुलर देश के लिए, पर्टिकुलर कल्चर के लिए कोई है बायस ना रहे, बल्कि उसको क्या करना है, उसको जो उसकी ग्रोथ के लिए, जो क्लाइंट है उसकी ग्रोथ के लिए उसको हर चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए, उसको रिगार्ड करते हुए उसी कल्चर, जिस कल्चर से वो आया है उसके लिए। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है, नथिंग इज अप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ कल्चर। कोई भी ऐसा नहीं कि इस कल्चर को ही उसने वो जो है काउंसलिंग करनी है, क्योंकि उसने क्या करना है कि अगर इफ़ ए पर्सन कैन कैरी द कल्चर वैल्यूज़ विद हिज और हर पॉजिटिव ग्रोथ, देन काउंसलर को उसमें इंटरव्यू नहीं करना चाहिए अगर किसी की कोई पर्टिकुलर कल्चर वैल्यूज़ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें क्या है कि जो है ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसलर थेरेपिस्ट उसको रिगार्ड करना चाहिए जिस भी कल्चर से जो क्लाइंट है वो आया है। फिर सोशल स्टेटस, हर तरह के लोग आते हैं, उसकी जो है कई बार बहुत पुअर भी आते हैं, कई बार बहुत रिच भी आते हैं। तो किस टाइप का है वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलर के लिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी इनकम क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ऑक्यूपेशनल स्टेटस क्या है क्लाइंट का, इन सबको जो है रिजेक्ट नहीं करना उसके बहुत ध्यान से। उसको ये भी नहीं है कि अगर कोई गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो उसको रिजेक्ट कर दे। उसके वर्बल या नॉन वर्बल क्लूज़ को, जेस्चर्स को, उसको हर चीज़ को जो है उसको काउंसलिंग सेशन के अंदर इन्वॉल्व करना है। फिर डेमोग्राफिक एंड पर्सनल डाटा, इसमें क्या है कि क्या उसके डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, क्या उसका डेली रूटीन है, क्या उसकी फैमिली बैकग्राउंड है ना, या जिनके साथ वो अटैच है उनके साथ उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे, उनके हैबिट्स क्या, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, एज क्या है क्लाइंट की। तो यानी सारा डेमोग्राफिक डाटा जो है बहुत ध्यान से उसको काउंसलर को फॉर द पर्पस ऑफ काउंसलिंग उसको लेना है। और ये बिल्कुल शुरू में होता है इनटेक, स्टार्टिंग में, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द काउंसलिंग। मैरिटल स्टेटस, उसकी मैरिड है, डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, विडोड है, या फिर से उसने मैरिज की है, तो इन सबको भी ध्यान में रखना है। सेक्स ओरिएंटेशन क्या है, हीट्रोसेक्सुअल है, स्ट्रेट है, बाइसेक्सुअल है ना, गे है, लेस्बियन है, इन सबको भी देखते हुए उसी के हिसाब से उसकी काउंसलिंग करनी है। उसकी फीलिंग्स को समझना, उसके साथ एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना है। एज क्या है, क्योंकि एज में क्या होता है, जो कई बार एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, काफ़ी वो इमोशनल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से निकल रहे होते हैं, तो उनकी काउंसलिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है। सिमिलरली जो बच्चे होते हैं उनको काउंसलिंग के लिए आपको गेम्स का यूज़ करना पड़ता है। कोई काउंसलिंग को चाइल्ड जो है तो डिफरेंट होती है एडल्ट से, जैसे हमने पहले किया BS में काउंसलिंग चिल्ड्रन में। तो जो जिसकी भी आप जो है काउंसलिंग कर रहे हो उसकी एज को देखना कि वो एडल्ट है, बच्चा है, एडोलेसेंट है, क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग को करना है। फिर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, ऐसे भी लोग होते हैं जो कि फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, तो उनके साथ जो है काउंसलर को बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही उनको एक्सेप्ट करना है और उनको एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना है, ना कि उनके सिंपैथी नहीं रखनी है। कई बार सिंपैथी रखने से क्या होता है, क्लाइंट वो कहता है कि नहीं ये मेरे साथ इस ढंग से दिखा रहा है कि मेरी ऐसी हालत है, मेरे को डिसेबिलिटी है, इसलिए इसका एटीट्यूड ऐसा है। नहीं, उसको एम्पैथेटिकली, उसका फुल एक्सेप्टेंस के साथ उसकी बात सुननी है ताकि उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो सके। फिर रिलीजन और फिलॉसफी, इसमें क्या होता है, कई बार जो रिलीजन होता है वही बहुत मैटर करता है। कुछ लोग क्या होते हैं अपने रिलीजन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो उनके रिलीजन का जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो उनकी फ़िलॉसफी है, क्योंकि काउंसलर को उन सबको कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका रिगार्ड करना है अपने, कि उनके कोई भी जो रिलीजियस बिलीफ है उनको ब्रेक नहीं करना है। अगर कोई काउंसलर के पास आता है किसी रिलीजियस बिलीफ के को लेकर, उसको रिगार्ड करना रादर देन टू ब्रेक दैम। फिर जेंडर रोल आइडेंटिटी, जेंडर रोल में क्या होता है कि कई बार लोग जो होते हैं अपने ये भी देखना है कि अगर जो क्लाइंट आया है वो किस रोल का है उसके हिसाब से, ठीक है ना, कि मोस्टली पर्सन बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग है, एक्शंस हैं, वो उसके जेंडर के, मेल की जो प्रॉब्लम होंगी वो अलग होती है फीमेल की। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई जो जेंडर का है, मान लीजिए मेल है, कोई मेल आया है, लेकिन उसको जो खुद के मेल, अपने खुद के जेंडर के अलावा बाकी दूसरे जेंडर से भी प्रॉब्लम है, या कई बार जो क्लाइंट है वो जब काउंसलर के पास आता है तो समटाइम्स क्लाइंट इज एप्रीहेंसिव ड्यू टू जेंडर ऑफ द काउंसलर। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा भी होता है कि जब क्लाइंट आता है तो उसका जो काउंसलर का जेंडर होता है उससे भी उसको एप्रीहेंशन, उससे भी वो रेसिस्ट करता है, उससे भी वो खुश नहीं होता है। तो ऐसे में क्या कहते हैं, द रेसिस्टेंस कम्स द क्लाइंट शुड बी रेफर टू अनदर। अगर ठीक एक लेवल तक तो ठीक है, एक लिमिट तक तो ठीक है, उसको जो है आराम से उसको कोशिश करे, उसको कूल करने की कोशिश करे, उसमें ट्रस्ट बिल्ड करे। लेकिन अगर कई बार लगता है कि रेजिस्टेंस बहुत बढ़ रही है और द क्लाइंट इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द काउंसलर, इवन उसके जेंडर के ऊपर उसको क्वेश्चनिंग है जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि उसको ऐसे केस के अंदर रेजिस्टेंस जब ज़्यादा आती है तो उसको जो है क्लाइंट को आगे किसी और के पास रेफर कर देना चाहिए। अब है अप्रोच, जो हम सारी ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा डिटेल में जब हम पढ़ चुके हैं थोड़ा ब्रीफ में करते हैं। अप्रोचेस टू काउंसलिंग क्या है, इसमें क्या साइको एनालिटिक अप्रोच, इसमें जैसे हमने किया था सिगमंड फ्राइड की थी, उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स की बात की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द टेक्निक्स गिवन बाय सिगमंड फ्राइड वुड बी डिस्कस। कैसे, फर्स्ट कहते हैं फ्री एसोसिएशन, जो हमने किया था, क्लाइंट को विदाउट इंटरप्शन, विदाउट उसको टोके, जो उसके दिमाग में फ्रीली आता है रिगार्डलेस ऑफ कितना भी पेनफुल है, चाहे वो कितना सिली है, ट्रिवियल वेयर चीज़ें हैं, इलॉजिकल है, इरेलीवेंट है, लेकिन उसको रोकना नहीं है, उसको कहीं पे भी इंटरप्ट नहीं करना है, उसको जो भी उसकी फीलिंग आता है उनको विदाउट क्वेश्चनिंग जो है उसको बोलने देना है। सेकेंड है कैथारसिस, जिसमें हमने ट्रांसपेरेंस की बात की थी, अपनी सप्रेस, रिलीज दी सप्रेस इमोशन, जो क्लाइंट होता है अपनी सारी
सारी फीलिंग्स को बाहर निकालता है, ताकि जो है जो उसकी सप्रेस फीलिंग होती है, चाइल्डहुड मेमोरीज होती है, उनको बाहर निकालता है ताकि वो रिलीव हो सके, नॉर्मल फील कर सके। फिर इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, जो काउंसलर जो होता है, जो भी क्लाइंट बात करता है उसकी बात को आइडेंटिफाई करता है, उसको क्लैरिफाई करता है, उसको ट्रांसलेट करता है द क्लाइंट मटेरियल। ये तीसरी होगी इंटरप्रिटेशन। फोर्थ है ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम में क्या होता है, जो भी क्लाइंट को ड्रीम आते हैं उनको बताया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। दो तरह के ड्रीम की हमने बात की थी, तो लेटेंट ड्रीम था, सेकंड कौन सा था, मैनिफेस्ट। जब हमने मैनिफेस्ट की, लेटेंट में क्या होता है, कोई हिडन मीनिंग क्या होता है, हिडन मीनिंग है, सिम्बॉलिक है, अनकॉन्शियस मोटिव्स है, विशेज हैं, फियर्स हैं, उन सब के बारे में बात की जाती है। उनके बेस के ऊपर उसका मीनिंग निकाल कर क्लाइंट की हेल्प की जाती है। एक होता है मैनिफेस्ट, जो कि हिडन मीनिंग, जो कि एकदम क्लियर, जो एकदम क्लियर होता है, विच जो कि ड्रीमर को यानी जो क्लाइंट है, कोई सपना जो आता है, जब वो अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर करता है, तो उसके बेस के ऊपर जो है थेरेपिस्ट उसको देखता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, ताकि उसके प्रॉब्लम तक पहुँच के उसको ठीक किया जाता है, उसकी हेल्प की जाती है। कहीं पे जब पे रेजिस्टेंस होती है, वहाँ पे उसको कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अपने आप को डिफेंस करता है, रेसिस्ट करता है, तो वहाँ पे जहाँ पे ऐसा लगता है जो काउंसलर को, उसको प्रॉपरली उसको हैंडल किया जाता है। रेजिस्टेंस कैन कम वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल टूल्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट। हर समय आप देखिए, जो कि जब क्लाइंट आता है बहुत ही उसकी डाउट की सिचुएशन में होता है, उसका बहुत ये भी क्लियर नहीं होता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, और ये भी नहीं पता होता कि पता नहीं वो प्रॉब्लम जो है वो ठीक भी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ये ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसलर थेरेपिस्ट होता है कि उसको ऐसा फील करवाना, ताकि वो बहुत ही सिग्निफिकेंट आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है, उसकी फीलिंग को, जो उसकी बिलीफ सिस्टम है उसके, उनको रिगार्ड करते हुए उसको हेल्प करना है। ये एक अप्रोच है जो हमने अभी की है साइको एनालिटिव में। इसमें एक अप्रोच है सिगमंड फ्राइड की है, एक है एल्फ्रेड एडलर। इन्होंने ये भी हमने करा कि फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच थी इनकी, जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो हम पीपल जो है कैसे अपने मोटिवेटेड होते हैं, किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, अपने खुद के हम एक मान लेते हैं कि ऐसे हम गोल सेट कर लेते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, जिनके पीछे हम लग जाते हैं। कई बार हम अनअटेनेबल गोल को अटेन करने की कोशिश करते हैं। इसको उन्होंने कहा था फिक्शनल फाइनलिज्म, रेफर टू एन इमेजिन सेंट्रल गोल दैट गाइड्स अ पर्सन बिहेवियर। यानी कि हाउ पीपल आर मोटिवेटेड बाय ए ड्राइव, है ना, टू अचीव द अनअटेनेबल गोल इज कॉल्ड द फिक्शनल फाइनलिज्म। इसमें कहते हैं ही स्ट्रेसेस एज स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन एंड कोपिंग विद इनफीरियरिटी। इन्होंने इनफीरियरिटी के ऊपर बहुत जो है फोकस किया था। एक इन्होंने बर्थ ऑर्डर के ऊपर किया था कि कैसे कैसे एल्डर चाइल्ड है या मिडिल चाइल्ड है, वो किस तरह से क्या क्या फील करता है, यंगर चाइल्ड है या सिंगल चाइल्ड होता है, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में किया था। एक हमने इनफीरियरिटी का मतलब क्या होता है, एक छोटा जैसे बच्चा होता है, उसके अंदर भी हिडन होती है ये कि वो आगे सुपीरियरिटी चाहता है, बाकी लोगों को देखता है तो वैसा ही वो बनना चाहता है। तो सिर्फ इनफीरियरिटी टू सुपीरियरिटी की फीलिंग हमारे इसमें हर एक में रहते हैं। तो हम हमेशा परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और कोपिंग विद द इनफीरियरिटी होता है, सभी के अंदर होता है। द ह्यूमन बीइंग्स एक्सपीरियंस इनफीरियरिटी एंड आर पुल्ड बाय स्ट्राइविंग फॉर द सुपीरियरिटी। हम हर कोई जो है एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज़ का इनफीरियरिटी का, और हम सभी अपने आगे बढ़ने के लिए सुपीरियरिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि लाइफ स्टाइल रेफर्स टू इंडिविजुअल बेसिक ओरिएंटेशन टू लाइफ, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारी थीम्स क्या है, उसके अंदर हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। तो उन्होंने बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि काउंसलर गोल इज टू फोस्टिंग सोशल इंटरेस्ट। सोशल को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि सोसाइटी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, मैन इज द सोशल एनिमल। हेल्पिंग क्लाइंट्स ओवरकम फीलिंग्स ऑफ डिस्करेजमेंट, इनफीरियरिटी, मॉडिफाइंग क्लाइंट्स व्यूज एंड गोल्स, चेंजिंग देयर लाइफ स्टाइल। ये क्या होता है सबके सब विद द हेल्प ऑफ काउंसलर क्या होता है, इन्होंने क्या कहा था कि हम इस काउंसलर का काम इसमें ये होता है। क्योंकि हम साइको एनालिटिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो सिगमंड फ्राइड की भी, एल्फ्रेड एडलर की भी, सबके सब इन्हीं की हैं, साइको एनालिटिक अप्रोच ही आती हैं ये। नेक्स्ट है कॉर्लूम की अप्रोच भी हमने की थी। इसमें उन्होंने क्या कहा था, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस की बात की थी। इन्होंने अनफिनिश्ड बहुत सब चीज़ों के, इन्होंने ये भी कहा था कि हमारे क्या होता है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सिर्फ एक आदमी की जो हम बात करते हैं वो नहीं, वो कहते हैं कलेक्टिव की बात करिए कि हमारे कलेक्टिव जैसे हमने अनकॉन्शियस किया वो ठीक है। वो सिगमंड फ्राइड के बेस पे उन्होंने भी कहा था कि हाँ, हम सब के अंदर कलेक्टिव अनकॉन्शियस, उन्होंने अनकॉन्शियस को उन्होंने सब लोगों की से मिलकर जो बनते हैं वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस की
इन्होंने बात की थी। इसके अलावा इन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियस भी कहा था। इन्होंने क्या कहा था, एक्सेप्टेंस ऑफ डार्क साइड शेडो डज नॉट इम्प्लाई, इन्होंने एक शेडो की बात की थी। शेडो की इन्होंने क्या कहा था कि ऐसी चीज़ जो कि हमारे के अंदर अनकॉन्शियस जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे अंदर छुपी होती है वो सब चीज़ें जो हम जो है सिंपल वर्ड में जैसे हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो कि हम सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन हम उससे डोमिनेटेड होते हैं और हम उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर। तो डज नॉट इम्प्लाई बीइंग डोमिनेटेड बाय दिस बट सिंपली रिकॉग्नाइज दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर नेचर। अगर शेडो है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं है, तो हमारे अंदर हम उस चीज़ से ये नहीं कि अपने अंदर उस चीज़ को इतना डोमिनेट कर ले, बल्कि हम उस चीज़ से बाहर निकले, क्योंकि ये मानकर कि हम सबकी नेचर है, हम सबके अंदर ये चीज़ है। तो यूंग टीचेस दैट मैनी ड्रीम्स कंटेन मैसेजेस फ्रॉम द डीपेस्ट लेयर ऑफ द अनकॉन्शियस। इन्होंने अनकॉन्शियस पे फोकस बहुत ज़्यादा किया था, और हम सबकी जो अनकॉन्शियस के सब लोगों से मिलकर क्या बनते कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ये हमने सारा काफ़ी डिटेल में इसकी थ्योरी में कर चुके हैं हम। इन्होंने ड्रीम्स को भी जैसे सिंपल उन्होंने कहा था, सिगमंड फ्राइड ने ड्रीम्स का, इन्होंने भी ड्रीम को माना है, लेकिन ड्रीम क्या होते हैं जो कि इंडिविजुअल हमारे पर्सनल खुद के भी अनकॉन्शियस का और कलेक्टिव अनकॉन्शियस दोनों को मिल लेकर जो बनते हैं, डेट इज कॉल्ड द ड्रीम्स। उन्होंने कहा था कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड पर्सनल अनकॉन्शियस। फिर उन्होंने कहा था एक आर्कीटाइप्स की बात की थी। आर्कीटाइप्स क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो हमारे कई सालों से हमारे उसमें एक सिस्टम में चली आ रही है। और जैसे हम कहते हैं, हम एक बच्चा होता है, उसको पता है कि ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर उससे कैसे बिहेव करना है, उसको कैसे रिगार्ड करना है, ग्रैंड मदर है, पेरेंट्स हैं। ये मतलब कि ये क्या हमारे एक, या जैसे आप देखेंगे कि एक हम कहते हैं कि एक कोई जा रहा है, बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो हमें वो रास्ता पार नहीं करना है, हमें रुकना है। तो ये सब चीज़ें क्या हमारी सोसाइटी में चली आ रही हैं, और हम उन सबको कलेक्टिव अनकॉन्शियसली, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का मतलब क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये सब हमारे सिस्टम में है। तो ये क्या होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। द थेरापिस्ट डील्स द, अब थेरापिस्ट क्या करता है, इन कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारे बरीड होते हैं हमारे दिमाग के अंदर, इनके साथ डील करता है। पर्सोना इज वन ऑफ द आर्कीटाइप्स। इट इज मास्क। पर्सोना क्या होता है, एक मास्क होता है, पब्लिक फेस होता है, जो कि हम अपने आप को बचाने, हमने जैसे उसमें डिफेंस की बात की थी, इसमें इन्होंने पर्सोना की बात की है। हम एक लोगों के सामने क्या मास्क पहन के रहते हैं, उसकी इन्होंने बात की थी। इसके अलावा इन्होंने एनिमल्स एंड एनिमा की बात की। एनिमल्स एंड एनिमा रिप्रेजेंट बोथ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। यानी एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें इन्होंने बेसिकली एनिमल्स क्या होता है, इज ऐसा मेकअप जो कि हमारे सबके एक क्वालिटीज़, हर जो एनिमल्स की वजह बात करते हैं कि मेल की जो क्वालिटीज़ जो फीमेल के अंदर होती है एनिमल्स, वो क्या होते हैं एनिमल्स। और एनिमा क्या होता है कि फीमेल की क्वालिटी जो मेल के अंदर होती हैं वो क्या कहते हैं, उसको एनिमा, इसमें उसको क्या कहते हैं एनिमा। तो एनिमल्स क्या होता है बेसिकली कि मेल क्वालिटीज़ इन द फीमेल, और एनिमा क्या होता है फीमेल क्वालिटी इन द मेल विच आर थॉट टू को एग्जिस्ट बोथ एक्सिस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के अंदर अनकॉन्शियसली उनके माइंड में ये चीज़ रहती है। इसके बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में भी किया हुआ है। द शेडो, जो अभी हमने किया था, ये क्या डार्क साइड होती है, थॉट होते हैं, ऐसे फीलिंग होती हैं, ऐसे एक्शन होते हैं जो कि सोसाइटी जिसको रिप्रेहेंसिबल का मतलब कि जिसको हम वो निंदा करते हैं, इसको बोलते हैं, है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो उसकी तरफ हम ये सब चीज़ों के बारे में हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर। एक और अप्रोच है, ये कौन से साइको ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी, जब भी हमने अभी किया था लास्ट यूनिट में, कि इसमें क्या होता है कि कैसे हमारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारे रिलेशनशिप, हमारे जो मेंबर्स, जिन लोगों से हम कांटेक्ट करते हैं, जिनसे हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनते हैं। तो ऑब्जेक्ट रिलेशंस आर द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि ये क्या होता है दे आर रिप्रेजेंटेड इंट्रा क्या होता है अंदर, सिस्टम के अंदर होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि जैसे हमारे को किससे क्या प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्ट क्या होता है रेफर्स टू विच सेटिस्फाइड ए नीड, जिससे हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, उससे हमारी क्या होती है नीड्स पूरी होती है। तो उन्होंने कहा कि कैसे एक बच्चा जो होता है उसने क्या कहा था कि द टर्म ऑब्जेक्ट रेफर टू विच सेटिस्फाइड नीड, इट इज यूज इंटरचेंजेबली विद द टर्म अदर टू रेफर टू एन इंपॉर्टेंट पर्सन विद द चाइल्ड। जब छोटा बच्चा होता है, बाद में जब बड़ा हो जाता है, कैसे एक दूसरे से वो अटैच हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने क्या कहा है कि जो है
ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप थ्योरी में क्या क्या रिलेशंस के ऊपर, इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत फोकस किए है। ऑब्जेक्ट रिलेशन के ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल में पीछे पढ़ा है। तो इन्होंने ये कहा है कि कैसे हमारे जो अनफिनिश क्राइसिस होते हैं, रेजिडूज होते हैं हमारे पिछले जो चल रहे होते हैं हमारे दिमाग के अंदर, वो कैसे हमारे अंदर बैठ जाते हैं, जो हमारे को आगे जाके तंग करते हैं। इसके अलावा इन्होंने ऑब्जेक्ट रिलेशन में हमने दो चीज़ों की बात की थी, इंडिविजुएशन, जिसमें हम हर कोई और हम एक दूसरे से अटैच भी रहते हैं, और हम जिसमें टुगेदरनेस की फीलिंग भी होती है, और हम यूनिक भी होते हैं। हम लोग जो है हमारी खुद की इंडिविजुअलिटी भी होती है, हमारी खुद की एक जिसको बोलते हैं हमारी अपनी खुद की एक पहचान बनाते हैं। तो जिन दो चीज़ों की बात यहाँ पे की थी, हम सेपरेट भी रहते हैं, यानी हमारी खुद की आइडेंटिटी को भी मेंटेन करते हैं, और हम क्या करते हैं, जुड़े भी रहते हैं हम एक दूसरे के साथ। दोनों चीज़ों को हमने इसमें बात की थी कि हम कैसे एक दूसरे कनेक्ट भी रहते हैं और अब उनसे अलग भी रहते हैं। फिर उन्हें महलर की बात की है कि जो महलर ने के भी बारे में हमने वैसे अभी इसके महलर के बारे में पढ़ा नहीं था अब तक, उसमें क्या नॉर्मल इन्फेंटाइल ऑटिज्म की उन्होंने बात की। महलर ने क्या कहा है कि हर बच्चा जो है एक नॉर्मल उसके एक प्रोसेस होता है। जो छोटा बच्चा होता है, जैसे उन्होंने क्या महलर ने क्या कहा है कि उन्होंने कुछ स्टेजेस की बात की। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जैसे अनएबल टू डिफ्रेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स मदर, अपनी मदर को पहचान तो पाता नहीं, उसको डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाता है। सिर्फ वो कैसे पहचान पाता है अपनी माँ को, ब्रेस्ट से, उसके फेस से, है ना कि उसको एज ए होल नहीं उसको पहचान पाता। लेकिन जब बड़ा होता है सेकंड फेज में क्या उन्होंने कहा है सिम्बाइसिस में उन्होंने क्या कहा है, जब बच्चा बड़ा होता है 18 मंथ्स के आसपास, उसमें क्या होता है वो अपनी माँ के ऊपर पूरी तरह से क्या होता है डिपेंडेंट हो जाता है। और क्या होता है, इन्फेंट सीम्स टू एक्सपेक्ट ए वेरी हाई डिग्री ऑफ, माँ के साथ काफ़ी उसकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। थर्ड स्टेज को उन्होंने कहा सेपरेशन में क्या होता है, चाइल्ड एक्सपीरियंस सेपरेशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स येट स्टिल टर्न्स टू देम फॉर सेंस ऑफ कम्फर्ट, कन्फर्मेशन एंड अब इसमें क्या होता है कि वो बच्चा जो है जो बड़ा होता है वो क्या कन्फर्म देखता है, किससे उसको कंफर्ट मिलता है, उनके साथ वो धीरे धीरे करके अपने आप को अटैच करता है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, जिस बच्चे के अंदर द रिलेशनशिप कैन प्रोवाइड ए हेल्दी सेल्फ एस्टीम इफ द चाइल्ड डेवलप्स हिज सेंस ऑफ द सेल्फ, अगर बच्चे को जिससे कंफर्ट मिलता है, जो उसकी नीड्स को पूरा करता है, उसके साथ अपने आप को अटैच करता है, उससे उसके जो सेल्फ बनता है, सेल्फ कब बनता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बन जाती है। लेकिन जिस बच्चे को, चिल्ड्रन हु डू नॉट डिफ्रेंशिएट मेल ईटर, जहाँ पे बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं मिलती, वो क्या होता है, सफर फ्रॉम नार्सिस्टिक, वो नार्सिस्टिक हो जाता है, वो अपने बारे में ही सोचता है, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलता है। तो इसके अलावा इन्होंने ये पर्सनैलिटी की बात की है कि पीपल विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होते हैं हैव मूव्ड इनटू सेपरेशन, वो क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन वाले जो होते हैं, जो अपने आप को हर चीज़ में रिजेक्शन लेते हैं, हर चीज़ में वो सेपरेशन की बात करते हैं। अब महलर के फोर्थ फेज में क्या होता है, इन्वॉल्व द मूव टुवर्ड कंसिस्टेंसी। अब जब उन्होंने उस बच्चे को प्यार मिला, उसको लोगों से अटैचमेंट हुई, उसने कंफर्ट जोन में आया, वो कंफर्मेशन हुई, तो उसके बाद क्या होता है, उसकी कंसिस्टेंसी ऑफ सेल्फ बनता है, उसके उस ऑब्जेक्ट के साथ उसके रिलेशन बनता है। तो उन्होंने कहा कि किस ढंग से, जो इन्होंने डिफरेंट उसकी बात की है कि हम कैसे हमारी इंडिविजुअलिटी बनती है, कैसे हम एक दूसरे के साथ जो अटैच भी रहते हैं, और कैसे हम अपनी जो है अलग से भी अपनी इंडिविजुअलिटी को भी मेंटेन करते हैं। तो महलर की ये 4 फेजेस की बात की थी। अब बात करेंगे एग्जिस्टेंशियल एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। एग्जिस्टेंशियल भी हमने किया कि हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। ये जो थेरेपी है वो क्या कहती है, द एम ऑफ द थेरेपी इज टू इनकरेज क्लाइंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ, टू रिकॉग्नाइज देयर रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स क्या है, टू डिसाइड अमंग देम। उसमें क्या होता है कि हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस क्या है, हम यहाँ पे क्यों हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये पहचान का एग्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या होते हैं, इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द वैल्यू एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। काउंसलर बेसिक टास्क इज टू एनकरेज क्लाइंट्स टू एक्सप्लोर देयर ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग ए मीनिंगफुल हम जिस दुनिया में आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, हमें अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानना है। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या कहती है, ह्यूमन के ऊपर फोकस करती है, जैसे हमने कार्ल रोजर्स की बात की थी, जो हम आगे करते हैं। एग्जिस्टेंशियल का मेन पर्पस क्या होता है, हमारी लाइफ का मीनिंग ढूंढना कि हम क्यों आए यहाँ पे। तो इसमें ये जैसे इन्होंने विक्टर फ्रैंकलिन की बात की है कि विच मीन थेरेपी थ्रू मीनिंग, की मीनिंग क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए, हमारी लाइफ में सफरिंग्स हैं, हम मतलब कि कहने का मतलब है
कि हम अपनी लाइफ का मीनिंग क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हम उसको देखें थ्रू एमंग अदर थिंग्स, सफरिंग है, वर्क है, लव है, इन सब के साथ साथ हम ये देखें कि इनसे होते हुए हम कैसे अपनी लाइफ का एक मीनिंग ढूंढ पाते हैं। द स्ट्रगल इज बिटवीन सिक्योरिटी ऑफ डिपेंडेंस एंड डिलाइट्स ऑफ पेन्स ऑफ ग्रोथ। अब क्या कहते हैं, जो हमारे को हम लोगों पे डिपेंडेंट है उस पर, और जो हमारे को हम कैसे खुशी मिलती है, कैसे हमारे को तकलीफ होती हैं, हम इन सबको के साथ चलते हुए हम कैसे अपने आप को जो है आगे बढ़ाते हैं, लाइफ का मीनिंग ढूंढते हैं। और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि काउंसलर कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट फिनोमिना, जो काउंसलर है वो क्लाइंट की दुनिया में उसकी एक्सपीरियंसेस क्या है उसके वर्ड को देखता है और उसकी हेल्प करता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जैसे हमने की है, जिसमें कॉल रोजर्स की अप्रोच थी, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है फुली फंक्शनिंग के ऊपर फोकस होता है, फुल पोटेंशियल तक उसको पहुंचाया जाता है, उसके अवेयरनेस को के बारे में उसको बताया जाता है, एम्पैथेटिक एटीट्यूड रहता है ना। द अप्रोच एम्फेसाइज द फिनोमिनल वर्ड ऑफ द क्लाइंट, जो क्लाइंट की दुनिया में एंटर करके उसके नज़रिए से कि वो क्या फील करता है उसकी हेल्प की जाती है। द थेरेपिस्ट कंसर्न देमसेल्फ मेन विद द क्लाइंट की परसेप्शन, अपनी खुद की उसकी परसेप्शन क्या है, उसकी दुनिया के लिए क्या परसेप्शन है, उसकी उसमें बात की जाती है। और थेरेपिस्ट के अलावा रोजर का व्यू क्या है, द एम ऑफ थेरेपिस्ट टू असिस्ट क्लाइंट इन द ग्रोथ प्रोसेस, जो क्लाइंट है उसकी ग्रोथ प्रोसेस में उसकी हेल्प करनी है, सो डैट दे कैन बेटर कॉप अप विद, ताकि वो अपनी लाइफ में उन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कॉप अप कर सके, दे आर नाउ फेसिंग, जो आज की डेट में वो फेस कर रहा है, और एंड विथ फ्यूचर प्रॉब्लम, जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम के साथ भी, और जो आज की जो प्रॉब्लम है उनके साथ वो कॉप अप कर सके। द थेरेपिस्ट एक्सपीरियंसेस, अब क्या है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देता है, एक्सेप्टेंस फॉर दे, वो क्लाइंट भी देता है उसको पॉजिटिव रिगार्ड देता है, एक्सेप्ट वो क्लाइंट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ऑल्सो इट एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत ही अच्छी थियरी है ये। एम्पैथी इज द टोटल अंडरस्टैंडिंग, समभाव की फीलिंग रखना, टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स इनर वर्ल्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मीन्स द काउंसलर इज हैविंग रिगार्ड टुवर्ड द क्लाइंट विदाउट द एक्सपेक्टेशन, कोई भी अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशन नहीं रखनी है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी कंडीशन के क्लाइंट की हेल्प करनी है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, ये हमारी क्या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। ऊपर हमने एग्जिस्टेंशियल की बात की थी, अब बिहेवियरल अप्रोच ये भी हमने की थी कि जो हमारा बिहेवियर होता है डेट इज़ लर्नड, जो हमारा बिहेवियर होता है वो लर्नड होता है, और कैसे हम मेल अडेप्टिव बिहेवियर को, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को अनलर्न करके हम डिज़ायरेबल बिहेवियर को या एडेप्टिव बिहेवियर को हम लर्न कर सकते हैं। जिसमें हमने जो है एक तो पावलो का एक्सपीरियंस किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की थी, एक हमने ओपरेंट, और ये ओपरेंट जो थी इसमें हम इंस्ट्रूमेंटल थी, रिवॉर्ड बेस पे, रीइंफोर्समेंट के बेस पे थी, और ये पॉजिटिव हो सकता है जब किसी चीज़ को हम मोटिवेट करते हैं, उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव में क्या होता है, हम चीज़ को हटा देते हैं तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। तो इस टाइप से इन्होंने कहा था कि कैसे कैसे बिहेवियर को हम ठीक कर सकते हैं इन बिहेवियर थेरेपी। द थेरेपी अटेम्प्ट्स टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिचुएशनल इन एंटीसीडेंट और डायमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो बिहेवियर ऐसा क्यों, उसके डायमेंशंस क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जिस कारण से क्या होता है, काउंसलर क्लैरिफाई द क्लाइंट की प्रॉब्लम, डिज़ाइन जो टारगेट बिहेवियर हमें चाहिए, एडेप्टिव बिहेवियर चाहिए, जो हमें डिजायर्ड बिहेवियर चाहिए उसको टारगेट करता है, डिज़ाइन करता है, और फॉर्मुलेट द गोल फॉर द थेरेपी जो करनी है उसके गोल्स को फॉर्मुलेट करता है, ताकि जो है उसकी हेल्प की जाती है। कैसे, ही मेक्स स्ट्रेटजीज टू गिव थेरेपी इन विच अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स आर रीइंफोर्स्ड एंड अदर्स आर नॉट, जो हमारे को जैसा बिहेवियर चाहिए उसको रीइंफोर्स किया जाता है। फिर है कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच। कॉग्निटिव बिहेवियर हम अप्रोच में जिसमें हमें कॉग्निशन को ठीक करना है, उसकी कॉग्निशन, उसके मेल एडेप्टिव बिहेवियर को ठीक करना ही करना है, बिहेवियर अप्रोच भी है ये। लेकिन कॉग्निटिव का मतलब क्या है, उसके ऑटोमेटिक थॉट्स जो होते हैं, ट्रू थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, उससे उसको बाहर निकालना है, कैसे उसकी नेगेटिव परसेप्शंस हैं, थिंकिंग है ऑफ द पर्सन थ्रू कॉग्निटिव थेरेपी। द काउंसलर असेसिस क्लाइंट्स डिस्टॉर्शंस, कहाँ पे उसके क्लाइंट के जो थॉट में डिस्टॉर्शंस है, डिस्टॉर्शन इन थॉट्स एंड एडेप्टिव मेल, उसके कहाँ पे मेल एडेप्टिव बिहेवियर है, क्योंकि हम कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच की बात कर रहे हैं, कहाँ पे उसका बिहेवियर जो है मेल एडेप्टिव है, कहाँ पे उसका जो थॉट सिस्टम है डिस्टॉर्टेड है, नेगेटिव है, उसमें उसकी हेल्प की जाती है, वहाँ पे वो इंटरवीन करता है टू हेल्प देम टू प्रैक्टिस फॉर बैलेंस बिहेवियर एंड थॉट थ्रू डिफरेंट टेक्निक, जिसमें हमने
REBT की भी अप्रोच की थी, जहाँ पे ऑटोमेटिक थॉट होते हैं, उनको इंटरवीन किया जाता है नेगेटिव, जिसमें हमने एक अपनी लास्ट वीडियो में भी आप देखेंगे तो हमने कैसे माँ अगर बच्चे को डांटती है तो वो बच्चे जब उससे अब एक तो ये होता है कि नाराज होकर बैठ जाए और कहे कि मेरी माँ बहुत गंदी है, और अपने उस ढंग से उसका नेगेटिव थिंकिंग आ जाए। एक वो इंटरवीन करे विद द हेल्प ऑफ काउंसलर। इसमें क्या होता है कि अगर नेगेटिव थॉट कब आते हैं, जब माँ ने बच्चों को डांट दिया, उसने खाना पीना छोड़ दिया और कहे कि माँ मेरी ऐसी है, मैं माँ से बात नहीं करूँगा, और वो गलत कामों में पड़ जाए, है ना। देखिए REBT में हमने क्या किया था, जिसमें हमने वो जब बच्चा जब अपने आप को सोचे, उसका इंटरवीन करे कि नहीं कि ऐसा तो नहीं है कि मेरी ये माँ तो मेरा बहुत ध्यान भी रखती है ना, मुझे खाने को भी देती, मेरी हर नीड्स को पूरा भी करती है। जो इंटरवीन करेगा तो इफेक्ट आता है कि इसमें पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, जो नेगेटिव थिंकिंग थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, डिस्प्यूटिंग बाय आफ्टर डिस्प्यूट। तो इसमें REBT में क्या होता है, द काउंसलिंग इन्वॉल्व डिस्प्यूटिंग क्लाइंट्स इरेशनल बिलीफ एंड रिप्लेसिंग दैम विद द मोर रैशनल बिलीफ। जैसे उस बच्चे ने सोचा कि मेरी माँ ने मेरे भले के लिए किया होगा, तो वही ये क्या होगा, उसका रैशनल बिलीफ सिस्टम हो गया। दी थेरेपिस्ट एजुकेट द क्लाइंट अबाउट द नेचर एंड कोर्स ऑफ द, अब उसको एजुकेट करते हैं क्लाइंट को, उसकी नेचर क्या थी प्रॉब्लम की, क्या क्या उसकी ड्यूरेशन थी, कैसे उसके थॉट को उसने इन्फ्लुएंस किया, उसके इमोशंस पे किया। उसको होमवर्क भी दिया जाता है ताकि वो अपनी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम को वो फेस कर सके, उनको कॉप अप करने में उसकी हेल्प की जाती है, इंसाइट को गेन करवाया जाता है। फिर है गेस्टॉल्ट में क्या एज ए होल इन्होंने क्या कहा, इनके अप्रोच को हम एज ए होल लेते हैं। इन्होंने एक अनफिनिश एजेंडा की भी, बिजनेस की भी बात की थी कि बचपन से कुछ ऐसा जो हम बनना चाहते हैं लेकिन हम नहीं बन पाते, हमारे दिमाग में रह जाता है, जिसके कारण हमारे को प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इन्होंने, क्योंकि ये जो थेरेपी है ये पर्ल्स ने, उनके वाइफ लॉरेन ने 1940s में दी थी, काफ़ी एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच है, बिकॉज इट फोकसेज ऑन द क्लाइंट परसेप्शन, और क्लाइंट की रियलिटी बेस्ड क्या परसेप्शन होती है, एग्जिस्टेंशियल, दोनों पे ये फोकस करती है। एज ए होलिस्टिक अप्रोच है, होलिज्म पे ये फोकस करती है। द फील्ड थ्योरी ऑफ गेस्टॉल्ट काउंसलिंग इज ग्राउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑर्गेनिज्म मस्ट बी सीन इन, हम सभी एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, और हमें जो उसमें चेंज होता है तो हमें भी चेंज होता है। तो एवरीथिंग रेशनल होता है, रिलेशनल होता है, हमारा इंटररिलेटेड होता है। इन प्रोसेस में हम सभी एक सोसाइटी में रहते हैं, एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और जब उनमें चेंज होता है तो हमारे में भी चेंज होता है। तो ये सारा उन्हीं के अप्रोच के बारे में, गेस्टॉल्ट के बारे में आपने जो पहले कर रखे है उसको भी यहाँ पे दे देंगे, तब भी हो जाएगा। कोई सिर्फ इसी के बेस पे यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने पॉल्स्टर के ने भी, इन्होंने पॉल्स्टर के बारे में कहा है कि 5 मेजर चैनल्स उन्होंने क्या, रेजिस्टेंस, हम क्यों रेजिस्ट करते हैं, इंट्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन है, इन सब के बारे में आप यहाँ पे इन्होंने डिटेल में दे रखा है, आप इनको देख लीजिएगा। मेन तो इसमें यहाँ पे गेस्टॉल्ट का है, गेस्टॉल्ट का हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। इन्होंने फिर यहाँ पे करते हैं गेस्टॉल्ट की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, जब थेरेपिस्ट उसकी यूज़ करता है इन टेक्निक्स को, तो कौन कौन सी नंबर 1 पे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, ये कब एग्जाम में आ जाती हैं कि ओनली इनकी टेक्निक्स के बारे में बताइए। तो इसमें जैसे फर्स्ट कौन कौन सी, इंटरनल डायलॉग एक्सरसाइज, सेकेंड मेकिंग द राउंड्स, थर्ड है रिवर्सल, फोर्थ है रिहर्सल, थर्ड फोर्थ एक्सएग्रेगेशन, ये 5, एंड सेइंग विद, जो कह रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा, इंटरनल डायलॉग। उसमें क्या होता है, इंटरनल डायलॉग में इज डन यूजिंग 2 एम्प्टी चेयर होती हैं, जिसमें क्या होता है, एक तो जो टॉप हाई जो अथॉरिटी पर्सन के का बिहेव करता है, वो एक्ट करता है वो क्लाइंट, एक जो है अपना खुद का लो का, जैसे वन इज टॉप डॉग, जैसे राइटियर्स है, जो सही है, अथॉरिटेरियन है, मोरलिस्टिक है, डिमांडिंग है, बॉसी है, उसकी एक्टिंग करता है वो। दूसरे में, दूसरी चेयर पे वो क्या कहते हैं, डिसओबीडिएंट चाइल्ड है, जो खुद अपने आप को मानता है, हु स्ट्रगल्स फॉर कंट्रोल। तो इस ढंग से क्या होता है, 2 चेयर एम्प्टी चेयर पे 1 बाय 1 करके वो प्ले करता है। ये हमारा कौन सा हो कि इंटरनल डायलॉग। फिर मेकिंग द राउंड, मेकिंग द राउंड में क्या करता है वो, मैं आस्किंग ए पर्सन इन ए ग्रुप टू गो अप टू अदर्स इन द ग्रुप एंड आइदर स्पीक अप टू डू समथिंग विद, अब उसमें क्या कहते हैं, उसको ये बोला जाता है कि एक एक करके दूसरे के बारे में बोलो, हर एक का नंबर आता है, तो उसमें जो उसकी इनर जो होती है, कहाँ पे वो कन्फ्रंट कर रहा है, कहाँ पे वो छुपा रहा है कोई चीज़, उसका इनर बिहेवियर होता है, उनके बारे में एक्सप्लोर किया जाता है। रिवर्सल में क्या होता है, हु क्लेम्स टू सफ़र फ्रॉम, कहाँ पे इनहिबिशन, कहाँ पे वो रोक रहा है अपने आप को, व्हेन थेरेपिस्ट
फील, जब ये कब होता है रिवर्सल, जब थेरेपिस्ट को लगता है कि जो क्लाइंट जो बोल रहा है, वो जो फील कर रहा है उससे उल्टा है। तो ऐसे में वो क्या करता है, when the therapist feels that client is acting out the opposite of the feeling, then वो क्या करता है, ask the client टू प्ले द रिवर्स रोल, ताकि उसको पता चल सके कि वो क्या, उसको जो क्या चीज़ को वो छुपा रहा था उसमें उसकी हेल्प मिल जाती है काउंसलर को उसको हेल्प करने में। तो ये कि हमारी कौन सी थी, रिवर्सल। फिर रिहर्सल। रिहर्सल में क्या होता है, रिहर्स करने के लिए कहा जाता है कि शेयर द रिहर्सल आउट लाउड विद द थेरेपिस्ट, जब जोर जोर से बोले ताकि जब वो बोलता है तो बाकी लोग भी सुनते हैं। और इसमें क्या होता है, जब रिहर्स करता है तो उसमें क्या होता है कि अपने जो ऐसे एक्सपीरियंसेस को जो सोच रहा है वो बोल नहीं पा रहा है, उनके बारे में जब बोलता है तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हिडन जो होती हैं वो सामने आ जाती है। दे बिकम अवेयर ऑफ मैनी प्रेपरेटरी मीन्स दे यूज इन बॉस्टिंग देयर सोशल रोल्स। फिर एग्जेगरेशन। एग्जेगरेशन में क्या होता है, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, कि एग्जेगरेट द मूवमेंट और जेस्चर रिपीटेडली, जिसमें जब कोई सी चीज़ का आप देखेंगे कई लोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, उनको जान के ये एक टेक्निक है, इसमें बोला जाता है कि आपको जो भी फील हो रहा है आप बोलो, बल्कि जैसा आपको लग रहा है, आप मान लीजिए एक बच्चे को उसकी माँ से प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो वो जब उसको बोलने के लिए कहा जाएगा एक्सेगरेशन एक्सरसाइज में कि आप बोलो अपनी माँ की, जब बोलना शुरू करता है कि और बोलो उनके बारे में और बोलो, तो जब वो ऐसा कहता है उसकी जो हिडन फीलिंग्स होती हैं, जो उसको लगता है कि इसको जब इतना ज़्यादा बोलता है तो एक खुद का गुबार बाहर आता है, वो अंदर से एकदम क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। फिर स्टेइंग विद द फीलिंग। स्टेइंग विद द फीलिंग क्या है कि मे अर्ज द क्लाइंट्स टू स्टे विद द फीलिंग, जो बोल रहे हैं, जो फील कर रहे हैं वैसे ही फील करें। ही में एंकरेज द क्लाइंट टू गो डीपर, जो भी फील कर रहे हैं उसको और डीपर जाएं और अच्छे से महसूस करें और उस चीज़ के बारे में बताएं, और ऐसा बिहेवियर जो वो अवॉइड कर रहे थे उसको भी और अच्छे से डीपली जब जाते हैं ना, कि जो आपकी फीलिंग है उसी पे ही रहो, लेकिन उसको और एक्सप्लोर करो और उसके बारे में बताओ, ताकि कहाँ पे फेस कर रहा है, कहाँ पे वो कन्फ्रंट कर रहा है, कहाँ पे एंड एक्सपीरियंसिंग फीलिंग जो मैंने क्या होता है, नॉट ओनली टेक्स करेज बट ऑल्सो ए मार्क फॉर द विलिंगनेस टू एंड्योर। कहाँ पे उसको पेन, जहाँ पे ऐसा लगा कि कहाँ पे ब्लॉक कर रहा था उन आइडियाज़ को, उनको अनब्लॉक करने में उसकी हेल्प मिलती है। नए लेवल ऑफ ग्रोथ की हम बात इसमें करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे जब अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा और अच्छे से एक्सप्लोर करता है तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है काउंसलर को भी, उसको हेल्प करने में, उसको इंसाइट गेन करवाने में, उसको हर तरीके से उसकी वेल बींग के लिए, ताकि उन एडजस्टमेंट में उसके एडजस्टमेंट प्रॉब्लम उसको एडजस्टमेंट की तरफ लेके जाया जा सके। फिर रियलिटी अप्रोच। रियलिटी हमने ऑलरेडी भी की थी, जिसे विलियम ग्लासर ने दी है 2000 में। इसमें की चॉइस थ्योरी होती है, हमने कल भी अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि इसमें क्या होता है कि हम भी बेसिकली हम 5 नीड्स होती हैं हमारी, जैसे सर्वाइवल, लव, बिलोंगिंगनेस है ना, हमारी पावर है, फ्रीडम, फन। हम ये 5 इंस्टिंक्ट हैं जो हमारी फीलिंग होती हैं, जो हम सबके अंदर होती हैं। हम ये 5 नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। जब ये हमारी नीड पूरी नहीं होती हैं तो हमारे को प्रॉब्लम होती है। एक तो उसका ये मेन है। सेकेंड उन्होंने क्या कहा था कि हम अपनी लाइफ में चॉइस करते हैं। चॉइस का मतलब क्या है, अगर कोई आदमी, कोई क्लाइंट है जो है वो डिप्रेशन का पेशेंट है, डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी डिजीज़ है जो उसको मिली है, बल्कि चॉइस होती है। चॉइस का मतलब क्या है, वो कैसा सोचता है, क्या उसका कॉग्निशन है, कैसा बिहेव कर रहा है, उसी के हिसाब से उसकी क्या होती है, उसको डिप्रेशन होता है। अगर वो नेगेटिव सोचता है, अगर वो हर एक को पिन पॉइंट करता रहता है, हर एक को जिसको बोलते चुटकी मारता रहता है ना, हर एक के बारे में नेगेटिव थॉट रखता है, वैसे उसका बिहेवियर उसके लिए हो जाता है, वैसे उसका जैसे जो है उसी ढंग से वो डील करता है लोगों के साथ, तो उस कारण से जो ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चॉइस में क्या होता है कि हम क्या चूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। दे ऑल्सो इंक्वायर about the choices clients are making in their relationship. There is always a major unsatisfied relationship, although in the beginning of the, क्योंकि हमेशा जब क्लाइंट आता है डिप्रेशन का या कोई भी क्लाइंट आता है तो इसकी जब हिस्ट्री में हम घुसते हैं तो ये मालूम होता है कहीं ना कहीं उसका अनसेटिस्फाइड रिलेशनशिप रहा था। इन द फर्स्ट सेशन द काउंसलर लुक्स फॉर एंड डिफाइन द वांट्स, कि सबसे पहले जो सेशन होता है उसमें काउंसलर क्या करता है कि जो क्लाइंट्स आया उसके पास उसको बात करता है और वो क्या चाहता है, क्यों उसके पास आया है, उसके ऊपर डिस्कस करता है। द थेरेपिस्ट ऑल्सो लुक्स फॉर ए की अनसेटिस्फाइंग प्रेजेंट रिलेशनशिप
यूजुअली विद स्पाउस, चाइल्ड एंड पेरेंट और एम्प्लॉयर। जब वो बातचीत करता है तो ये भी देखता है कहाँ पे उसके अनसर्टिफाइड ऐसे रिलेशनशिप हैं जो गलत है, गड़बड़ हैं, जिस कारण से वो उसके पास आया है। तो इसमें इन्होंने कहा कि अनसेटिस्फाइंग प्रेजेंट रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करता है एट द कोर ऑफ हर प्रॉब्लम। और उसके बाद उसको क्या करते हैं, व्हेन क्लाइंट बिगिंस टू रियलाइज दैट ही और शी कैन नॉट कंट्रोल ओनली देयर ओन बिहेवियर, थेरेपी इज अंडर वे। द रेस्ट ऑफ थेरेपी फोकस इज हाउ क्लाइंट्स कैन मेक बेटर चॉइसेस, कैसे अपनी लाइफ में बेटर चॉइस कर सकता है, इसलिए हम इसको चॉइस थेरेपी भी कहते हैं। फिर है फैमिली सिस्टम अप्रोच। फैमिली सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या है, कैसे फैमिली में सब लोगों से बातचीत करके तब हम उस चीज़ को क्लाइंट की हेल्प की जाती है। जो जिन लोगों से जुड़ा होता है, हम सब जैसे फैमिली से जुड़े रहते हैं तो हर कोई अपनी किसी न किसी तरीके से अपने क्योंकि पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे मैटरनल अंकल हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो इन्होंने ये कहा कि कैसे ये ट्रीटमेंट अप्रोच क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेसेस दी अदर फैमिली मेम्बर। जब किसी को जो है क्लाइंट को प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बात की जाती है, ताकि जिनके साथ वो अटैच होता है। बिकॉज फैमिली इज एन इंटरैक्शनल यूनिट, इट इज़ इट्स ओन सेट ऑफ यूनिक ट्रेड्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेटली असेस एन इंडिविजुअल कंसर्न विदाउट, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल से बात करके हम उसकी कंसर्न को नहीं एड्रेस कर सकते, बल्कि विदाउट द ऑब्जर्विंग द इंटरेक्शन विद एन म्यूचुअल इन्फ्लुएंस बिटवीन द अदर फैमिली, उसके फैमिली बाकी जो फैमिली मेम्बर है उनके साथ उसके इंटरेक्शन प्रोसेस कैसा है, उसका किस ढंग से उसके रिलेशनशिप है, उसके ऊपर फोकस करके ही उसकी हेल्प की जाती है। तो इसमें क्या होता है, फैमिली सिस्टम में क्या होता है, फैमिली के नॉट ओनली क्लाइंट बल्कि उस क्लाइंट के अपने बाकी जो फैमिली मेम्बर के साथ या जिन लोग हैं वो कॉन्टैक्ट में है। फैमिली हमने क्या किया था, सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं होता बल्कि वो लोग जो हमारी हेल्प करते हैं, जिनसे हम अटैच होते हैं, वो सभी फैमिली हैं, तो उन सब की भी हेल्प ली जाती है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो सिस्टमैटिक थेरेपी डू नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इन द फैमिली सिस्टम, बट दे बिलीव इन इंडिविजुअल एफिलिएशन इंटरेक्शन हैव मोर पावर इन द पर्सन लाइफ देन ए सिंगल थेरेपिस्ट। यानी एक नहीं बल्कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब उसके बेस के ऊपर ही कैसे हमारे रिलेशन है उस पर डिपेंड करता है। फिर इसमें कहा है कि बोवन एज्यूम दैट मल्टी जनरेशनल एंड इन्फ्लुएंस इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट न्यूक्लियर फैमिली। कहते हैं कि कई बार क्या होता है, जो आज की डेट में हम न्यूक्लियर फैमिली फंक्शनिंग हो गई है, उसमें हम अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि पीछे से कोई ऐसी मल्टी जनरेशनल व्यू को भी हम देखते हैं, पहले ऐसा क्या चला आ रहा है उस फैमिली के अंदर, फिर उनके बेस के ऊपर उसे फैमिली डायग्राम बनवाया जाता है, जीनोग्राम बनवाया जाता है क्लाइंट से। वो इसमें हमने क्या किया था, ये वे ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट डाटा ओवर एटलीस्ट 3 जनरेशन। जब वो क्योंकि उस फैमिली के अंदर जनरेशनल क्या चला रहा था उसमें हम क्या करते हैं कि क्योंकि वो क्लाइंट तो बता नहीं पाएगा, तो उसे फैमिली डायग्राम की हेल्प से, जीनोग्राम की, जिसमें क्या होता है जब मान लीजिए उससे हम बनवाते हैं फैमिली ट्री, तो जब वो बनाता है तो कहाँ पे किसी को पास रखता है, कहाँ पे किसी को दूर रखता है, कहाँ पे वो हम स्टोन्स के थ्रू उसके थ्रू हम जैसा हमने किया था, या इसमें डिफरेंट में उसका क्या रिलेशनशिप है, कितना अगर जितना वो गैप ज़्यादा बनाएगा इसका मतलब क्या है कि उनका आपस में उतना ही हम कहते हैं कि उनमें आपस में डिफरेंसेस हैं, जितना पास बनाएगा उतना वो क्या कहते हैं फैमिली मेम्बर जो है आपस में उनके रिलेशन अच्छे हैं। तो उसे ये मालूम होता है कि क्लाइंट का किसके साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो इट इज़ टूल फॉर बोथ द थेरेपिस्ट एंड फैमिली मेम्बर टू अंडरस्टैंड critical turning points in the family's emotional processes and to know dates of birth, deaths, marriages and divorces. जीनोग्राम से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, कल्चरल, एथनिक ओरिजिन, रिलीजियस एफिलिएशन क्या है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आपस में सब लोगों का कैसा कॉन्टैक्ट है, कैसा कितना पास है, कितना दूर है, प्रॉक्सिमिटी कितनी है आपस में एक दूसरे से, ताकि इन सब के बेस के ऊपर जो होते हैं क्लाइंट को ठीक करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो गोल ऑफ थेरेपी आर मेनली जनरेटिंग hope and courage in the family members to formulate new options, accessing, strengthening, enhancing or generating coping skill in family members and encouraging member to exercise options that will result in health as opposed to the mere elimination of hमें सिर्फ जो सिम्टम से जिन सिम्टम से जो क्लाइंट निकल रहा है हमें सिर्फ उन्हीं को एलिमिनेट नहीं करना है, बल्कि उसको क्या करनी है, उसकी हेल्प करनी है, उसको एनकरेज करना है कि वो एक हेल्दी लाइफ को जी सके। तो इस टाइप की डिफरेंट टेक्निक्स की हमने यहाँ पे बात की, कौन कौन सी अप्रोचेज होती हैं जब हम बात करते हैं काउंसलिंग की। बहुत ही सिंपल है और कहीं भी सब हमने जो जितनी भी अप्रोचेज हैं हमने अपने तीनों मॉड्यूल्स के अंदर ये बार बार यही सब पढ़ रहे हैं। 21 में भी हमने यही पढ़ी है, 22 में भी पढ़ी है, 23 में भी हम बार बार यही पढ़ रहे हैं। कहीं पे अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप उनके बेस के ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कुछ नया है जैसे इनके अंदर, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया, वो यहाँ से उस चीज़ को हम यहाँ से ले सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।